हाँ भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन क्लास लाइव हो चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा मेरी साइड से, है ना? चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। कुछ फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं। मिस रिया, विशाल, पंकज, अनीता पाल, राहुल, विकास कुमार, सोहन अली, सॉरी सोहन दास, मैंने तो पूरा चेंज कर दिया ना। नेहा भारती, अली, मोहम्मद अली है। ओके, मोहम्मद अली, रजनीश, बिट्टू, नेहा, एके, मिथुन, मिथुन के बाद है हिमांशु, शिवांशु, रजत कुमार झा। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज, है ना? ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य के अंदर होती हैं? लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम चार तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज, चार तरीके के संक्रामक रोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिए थे बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कौन देता है? कोई बैक्टीरिया देता है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कौन कौन से शेप के होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है क्या? वायरस डिजीज, वायरस से होने वाली बीमारियां, है ना? नाम से क्लियर है भैया, ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कौन देता है? कोई ना कोई वायरस। अच्छा, कभी कभी हम वायरस डिजीज को वायरल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है? तो ये भी सही है, मतलब कोई गलत नहीं है, ठीक है? तो ऐसी बीमारियां जिनको जन्म, जिनका पैथोजन, जिनका रोग जनक कौन है? कोई ना कोई वायरस है। अब सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भैया वायरस होते क्या है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था कि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, है ना? ये जीवाणु क्या होते हैं, ऐसे हमें पढ़ना पड़ेगा ये वायरस क्या होते हैं। तो वायरस से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, है ना? हम स्टार्ट करते हैं। मैम जी, हम अपना बॉडी का कौन सा पार्ट डोनेट कर सकते हैं? कौन पूछ रहा है? श्रीयम प्रजापति, बेटा हम हमारे ब्रेन को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। अब आप बताइए आपको कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है ना? मनुष्य का मस्तिष्क, ब्रेन को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुल होता है, ठीक है? तो ब्रेन को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स, आंख डोनेट कर सकते हो, अपना लंग्स कर सकते हो, अपना लीवर कर सकते हो, इनका लीवर तो टुकड़ों में कर सकते हो, अपने किडनीज कर सकते हो। तो बताइए आपका कौन सा मूड है करने का? हाँ? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चा, वायरस यानी विषाणु होते क्या है? अगर कोई आपसे पूछे ये वायरस होते क्या है, आपको कैसे आंसर करना है? बच्चों, जो वायरस होते हैं ये असेलुलर होते हैं। असेलुलर का मतलब होता है वायरस के अंदर सेल नहीं होती है। ये अकोशिकीय होते हैं, बिना कोशिका वाले होते हैं बेटा। वायरस में कोई सेल नहीं होती है। और मैम आपने तो कहा था कि लिविंग वही है जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है? सेल से बनता है। ये मैम ने नहीं कहा था बेटा, एक थ्योरी है जिस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत कहते हैं जिसको। और पता है कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है लिविंग वही है जिसका बॉडी, जिसका शरीर सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। इस यूनिवर्स में, संसार में ऐसे जीव जंतु जो सेल से बने हैं वो लिविंग होते हैं, वो सजीव होते हैं। लेकिन बच्चों जो वायरस होता है वो एसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये किसी भी प्रकार के सेल से नहीं बना हुआ होता है। इसीलिए वायरस को कहा जाता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अगर आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसको माना गया है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस को माना गया है। लिख लो, वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू ही नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। क्यों है अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। तो आपको पूछे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी का अपवाद कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? वो वायरस होते हैं। अगला सुनो बच्चों, ये जो वायरस होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बताया था मैंने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। इसलिए हम इनको माइक्रोब्स कहते हैं। जहां पे बैक्टीरिया वायरस आते हैं उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बैक्टीरिया ज्यादा छोटा होता है या वायरस? तो याद रखना वायरस बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा होता है बेटा। वायरस सबसे छोटे, वायरस से छोटा कुछ होता ही नहीं है। अब हम जब वायरस, पहले इसकी डिस्कवरी लिख लो, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज आ जाती है कभी-कभी एग्जाम में। जैसे मैंने आपको बताया होगा बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ऐसे वायरस की खोज पूछे तो इवांस्की होते हैं। इवांस्की वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, हिंदी में बोलते हैं इवांस्की, इवांस्की जी ने वायरस की खोज की थी। और वो ब्रांच जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। वायरस के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं, उसको वायरोलॉजी कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि मैम जब वायरस जो होता है उसमें सेल नहीं होती, तो कोई भी वायरस होता है वो किसका बना हुआ होता है? वायरस बनता किससे है? याद रखना कोई भी वायरस हो वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरीके से जो वायरस होता है उसके चारों तरफ एक कोट लगा हुआ होता है। कोट का मतलब होता है आवरण, और इस आवरण को कहते हैं कैप्सिड। वायरस के चारों तरफ एक आवरण चढ़ा हुआ होता है जिस आवरण को कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कोई भी वायरस है, कोई भी विषाणु है, उसका क्या होता है बेटा? आप बताओगे कोट है। बाहर की तरफ एक लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर वायरस की कैप्सिड कहलाती है। ये कैप्सिड हमेशा और हमेशा किसके बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो वायरस के चारों तरफ जो आवरण से ढका हुआ होता है वायरस, उसके बाहर वाले कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इस वायरस के कैप्सिड के अंदर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बच्चों? कोई भी वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, हिंदी में कहते हैं उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। और वायरस में ये आनुवंशिक पदार्थ दो प्रकार से पाया जा सकता है। पहला जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। खैर इनकी फुल फॉर्म छोड़ो, ये बाद में पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल इतना सुनो कि कोई भी वायरस होता है वो सेल से नहीं मिलकर बना होता है। वायरस में सेल नहीं होती है बेटा, कोई भी कोशिका नहीं होती है वायरस में। वायरस में दो चीजें होती है। क्या क्या होती है बताओ मुझे, अगर एग्जाम में पूछे तो वायरस का बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है? कैप्सिड। ये कैप्सिड किसका बना हुआ होता है? हमेशा और हमेशा वायरस आपका प्रोटीन का बना हुआ होता है। और वायरस के अंदर क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो उन वायरस को बोलते हैं डीएनए वायरस। क्या कहते हैं उनको? उनको डीएनए वायरस कह देते हैं। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो उनको आप आरएनए वायरस कहते हैं। बच्चों एक वायरस में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो मैंने बोला वायरस के अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी एग्जाम में आएगा तो बच्चों ऐसे वायरस जिनके पास डीएनए वो डीएनए वायरस है, जिनके पास आरएनए वो आरएनए वायरस है। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। अब आप मेरे से ये पूछो क्वेश्चन में ज्यादा डेंजर कौन से हैं, यानी कि डीएनए वायरस वाले ज्यादा खतरनाक है या आरएनए वायरस? बेटा आरएनए वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं बच्चों। और ये जो वायरस इतना आतंक मचाते हैं हमारे शरीर में आने के बाद, जैसे कोरोना वायरस ने कितना आतंक मचाया था, हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। ये वायरस किसकी वजह से इतना आतंक मचाते हैं? अपने डीएनए और आरएनए की वजह से। वायरस में सेल नहीं होती है। वायरस किसके बने हुए होते हैं? इन चीजों के, ऐसे बने हुए होते हैं। और कोई भी वायरस होता है वो आतंक किसकी वजह से मचाता है? वो हमारे बॉडी में इंफेक्शन किसकी सहायता से करता है? डीएनए या आरएनए की सहायता से। आई बात मेरी समझ में? तो बच्चों वायरस जो होता है जब तक इस एनवायरमेंट में पड़ा है वायरस ऐसे, तो वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है, वो ना रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना वो खाना खा सकता है, कुछ भी काम नहीं कर सकता हमारे जैसा, लिविंग का जैसा उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, वो नॉन लिविंग है, ऐसे ही पड़ा है ना? लेकिन जैसे ही वायरस को कोई होस्ट सेल मिल जाती है, होस्ट सेल का मतलब होता है कोई जीवित शरीर। वो शरीर मेरा हो सकता है, यानी इंसानों का हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई मगरमच्छ हो सकता है, वो कोई चमगादड़ हो सकता है, वो कोई सांप हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही कोई लिविंग बॉडी के अंदर वायरस आता है तो पता है वो वायरस अपने डीएनए या आरएनए की हेल्प से लिविंग्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। कोरोना वायरस जब ऐसे ही पड़ा था एनवायरमेंट में तो वो नॉन लिविंग था, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस मेरे बॉडी में आ गया तो मेरे शरीर के जो लंग्स है, लंग्स की सेल्स के पास जाकर इंफेक्शन करेगा कोरोना वायरस, और लंग्स की सेल में जाकर अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, अपनी फोटोकॉपी तैयार करना शुरू कर देगा। मेरे लंग्स की सेल्स के पास जो खाना होता है उस खाने को खाना शुरू कर देगा। इसका मतलब मैम ये तो हमारे शरीर के अंदर आके लिविंग्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। अरे रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? लिविंग्स करते हैं। खाना कौन खाते हैं? लिविंग्स खाते हैं। तो कोई भी वायरस
होता है जब तक वो किसी होस्ट सेल में, होस्ट सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जहां पर उसे खाना पीना मिल जाए, जहां पर उसे वो सारी सर्कमस्टेंसेस मिल जाए जो वायरस को लिविंग बना देती है, उसे होस्ट सेल कहते हैं। वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो हम लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं वायरस को क्या कहते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव और सजीव के बीच की, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसको माना गया है, वायरस को। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है बच्चा जोड़ने वाली कड़ी, यानी कि इन दोनों को जोड़ती है, नॉन लिविंग को लिविंग से जोड़ता है, क्योंकि वायरस के अंदर दोनों के लक्षण है, वो नॉन लिविंग भी और वो लिविंग भी है, वो निर्जीव भी है, वो सजीव भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है कि निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी किसको माना गया है, क्या करके आओगे, वायरस को। निर्जीव को सजीव से जोड़ने वाली कड़ी है। जब तक वायरस ऐसे ही पड़े रहते हैं तब तक वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी जिंदा शरीर में चले गए, वो शरीर किसी का भी हो सकता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हम लोग प्लांट बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है, उसके अंदर जाके वो लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब वो किसकी सहायता से लिविंग के कैरेक्टर ले आता है, अपने डीएनए या आरएनए की सहायता से, अपने डीएनए या आरएनए की सहायता से। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ, जैसे आपने सुना था कोरोना वायरस सबसे पहले किसमें आया था, सांप में, बिच्छू में, है ना, सुना होगा आपने, चाइनीज लोगों ने सांप खा लिया, बिच्छू खा लिया, फिर चाइना में इंसानों में फैल गया, फिर इंसानों से सारे कंट्रीज में फैल गया, है ना। तो जब तक वो कोरोना वायरस ऐसे ही पड़ा था एनवायरमेंट में, नॉन लिविंग था, वो किसी सांप में किसी में चला गया तो बेटा वो क्या हो गया, वो लिविंग हो गया, वो सजीव हो गया, वो योजक कड़ी हो गया। इसलिए कहते हैं वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी। लेकिन वायरस में क्या नहीं होती, सेल नहीं होती, कोशिका नहीं होती। फिर वायरस किसका बना हुआ होता है, ये देखो, चलो मैं आपको एक वायरस की फोटो दिखाती हूँ और जरा समझने की कोशिश करना। ये देखो वायरस, ये वायरस है। इस वायरस के ऊपर ये जो कांटे से लगे ना, ये कांटे, ये देखो, ये कांटे से, इनको स्पाइन्स कहते हैं। वायरस के क्या कहते हैं, स्पाइन्स कहते हैं। स्पाइन्स का मतलब होता है कांटे या सूल। और ये कांटे हमेशा और हमेशा किसके बने होते हैं, ये कैप्सिड है, ये प्रोटीन का बना होता है। और पता है कोई भी वायरस हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में किसकी सहायता से घुसता है, इन्हीं कांटों की सहायता से। हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल है और सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर किसी भी वायरस को आने से रोकेगी। तो ये कांटे जो है, ये कांटे आके वायरस चुभा देता है इस सेल मेम्ब्रेन में, और ये सेल मेम्ब्रेन फट जाती है और ये वायरस हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ पे इन्फेक्शन करना, यहाँ पर सेल के अंदर संक्रमण करना शुरू कर देता है। तो कोई भी वायरस होता है वो अपने स्पाइन्स की हेल्प से, अपने प्रोटीन रिसेप्टर्स की हेल्प से हमारी कोशिकाओं की झिल्ली को पेनिट्रेट कर देता है, उसको तोड़ देता है, फोड़ देता है, और वायरस अंदर घुस जाता है, सेल के अंदर घुस जाता है वायरस। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। अब बात करते हैं कि मैम ये जो वायरस किसके बने हुए वायरस, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। या तो वायरस में डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और ज्यादा तो खतरनाक वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, जैसे एचआईवी वायरस, इसे आरएनए वायरस, कितना खतरनाक आप खुद सोचो। जैसे कोविड वाला वायरस आरएनए वायरस है, और कोरोना वायरस जो था वो अपने आरएनए की हेल्प से ही अपने बॉडी में जाकर, हमारे लंग्स में जाकर, हमारे फेफड़ों में जाकर अपनी फोटो तैयार कर लेता था, अपने आप की फोटो बना लेता था। आज 2 है, कल देखो 2 लाख बना लिया था उसने, है ना। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि ये वायरस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस, बहुत ध्यान से समझना। सॉरी बच्चों, 3 प्रकार के वायरस होते हैं। कौन-कौन से? यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न बताऊंगी आपको। पहला वायरस जिसको बोलते हैं हम प्लांट वायरस, ऐसे वायरस जो पेड़ पौधों के अंदर घुसकर पेड़ पौधों को बीमारियां कर दें, उसको प्लांट वायरस कहते हैं। जैसे वायरस होता है इसको बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका फुल फॉर्म लिखो। और ये पहला खोजा गया वायरस है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस, हिंदी में बोलते हैं तंबाकू मोज़ेक विषाणु, तंबाकू मोज़ेक विषाणु। बच्चों टोबैको का जो पौधा था ना, तंबाकू के पौधे में सबसे पहले एक वायरस को खोजा गया, वो तंबाकू के पौधे की जो पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते होते हैं, उसको पीला कर रहा था। तो देखा कि भैया ये पेड़ के पत्ते पीले हो गए और खराब हो रहे, मर रहे हैं कैसे। तो बाद में पता लगा, डिस्कवरी करने के बाद, खोज करने के बाद पता लगा, रिसर्च करने के बाद कि भैया इसमें तो किसी प्रकार का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है जो इस प्लांट को खा रहा है। तो ये वाला जो वायरस है ना, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। अगर एग्जाम में आ जाए पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, तो क्या करके आओगे, प्रथम खोजा गया वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस है बच्चों। टोबैको मोज़ेक वायरस पहला खोजा गया वायरस है। तो ऐसे वायरस जो पेड़ पौधों के अंदर इंफेक्शन कर दे, जो पेड़ पौधों को बीमार कर दे। आपको क्या लगता है सिर्फ बीमारी आपको मुझे होती है? नहीं बेटा, बीमारी गाय भैंसों को सबको होती है, और प्लांट्स को भी बीमारी होती है। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी के तरह नहीं होते हैं। वायरस कभी अच्छे नहीं होते, कभी मैंने बोला कि वायरस अच्छे नहीं, वायरस अच्छे नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो ऐसे वायरस जो प्लांट में बीमारियां करते हैं, प्लांट वायरस है। ऐसे वायरस जो एनिमल्स के अंदर इंफेक्शन कर दे, उन्हें हम एनिमल वायरस कहते हैं, उन्हें हम जंतु वायरस कहते हैं, ठीक है। जंतु विषाणु हो जाएंगे, जैसे आज मैं पढ़ाऊंगी आपके। जैसे एनिमल वायरस कौन कौन से होते हैं, डेंगू वाला वायरस, स्मॉल पॉक्स वाला वायरस, इन्फ्लुएंजा वाला वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना फ्लू, ये सारे एनिमल वायरस तो हैं। तो ये तो हमें पढ़नी है डिटेल में। और जो तीसरे प्रकार के वायरस आते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस बच्चों, बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, फेज का मतलब होता है भक्षण करना, किल करना, मारना। अरे ये वायरस किसी के भी सगे नहीं होते हैं, ये वायरस तो बैक्टीरिया को भी ले डूबते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बीमारी कर देते हैं। हाँ, इसीलिए बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं जीवाणुभक्षी वायरस। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर घुस के उसको मार देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसका भक्षण कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इसका एग्जांपल बताती हूं आपको, जैसे मैक्रोफेज वायरस, मैक्रोफेज वायरस। और आपको पता है ये मैक्रोफेज वायरस कहां पाए जाते हैं, गंगा नदी के पानी में एक स्पेशल प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जिनको मैक्रोफेज बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। आपने सुना होगा गंगा जल आप कितना ही पी लो, गंगा जल कभी भी आपको नुकसान नहीं करता है। जबकि अगर आप कभी मां गंगा घूमने जाओगे, हरिद्वार ऋषिकेश इधर वाले एरिया में, तो लोग इतनी गंदगी डालते हैं गंगा नदी के अंदर, और उन गंदगी से बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं। जब वो गंदगी सड़ती है, गलती है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं। और इस नदी के अंदर मैक्रोफेज नाम के वायरस होते हैं, और ये वायरस पता क्या करते हैं, जो गंदगी फेंकने से बैक्टीरियाज पनपते हैं, उन बैक्टीरियाज को ये वायरस मार देते हैं, उन बैक्टीरियाज को मार देते हैं बच्चों ये वायरस। इसलिए हम कहते हैं गंगा जल पीने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि गंगा जल के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, बहुत सारी गंदगी है, फिर भी तो मां गंगा, जो गंगा नदी का पानी है, जो गंगा जल है, उसके अंदर कौन से वायरस पाए जाते हैं, ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया किलिंग वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज को मार देते हैं बेटा। तो ये गंगा नदी के पानी को सड़ने नहीं देता है। कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। अब आपको ये तो अच्छा हो गया भाई, अच्छा कहां है, बैक्टीरिया को तो मार ही रहा है ना, मार रहा है तो कौन से अच्छा है। हाँ, वो पता लगा हम लोगों में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब आप कहोगे अगर हम गंगा जल पी लेंगे तो हमारी बॉडी में तो मैक्रोफेज वायरस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लार होता है ना, लार, भाई पानी मुंह से पीते हो तो कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है पीने का, मुंह से पियोगे मिला है, लार मिक्स होगा पानी के अंदर, तो हमारे लार में जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है वो किसको मार देता है। तो हमें कोई नुकसान नहीं है इस गंगा जल से, इसलिए हम गंगा नदी को मां का दर्जा देते हैं भैया, है ना। आई बात समझ में, गंगा मां बोलते हैं ना अपन तो ये याद रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गंगा नदी के पानी के अंदर जो सड़न गलन होती है उससे हजारों बैक्टीरिया पनपते हैं, उन बैक्टीरिया को मारने वाला कौन सा वायरस पाया जाता है। तो या तो ऑप्शन में होगा बैक्टीरियोफेज या होगा मैक्रोफेज। आप कर दोगे बेटा, ठीक है, आप कर दोगे। आई बात समझ में। तो 3 प्रकार के वायरस होते हैं ऐसे वायरस जो प्लांट को बीमारी करेंगे, वो प्लांट वायरस। जैसे मैंने बोला टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू का पौधा होता है उसके अंदर लगा हुआ था ये वायरस, और ये पहला खोजा हुआ वायरस है बच्चों। आपसे पूछे पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, तो ये वाला है। और एनिमल वायरस क्या होते हैं, जो एनिमल्स को बीमारियां करेंगे, ये तो हमें पढ़ने हैं आगे चल के डिटेल में। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को ले डूबे, भैया बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है उसी को मार देता है। वैसे तो हमारे साथ भी होता है, कोरोना आया था कितने सारे लोगों को मार गया। एड्स आता है, एड्स होता है किसी को, एड्स कितने लोग मर रहे हैं, 1980 से मर रहे हैं एड्स से, राइट।
चलिए तो हमें कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि हम एनिमल डिजीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम एनिमल वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी सब हम यहाँ पे क्यों पढ़े। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं वायरस डिजीज। पहली वायरस डिजीज आप सब जानते हैं डेंगू। किसको डेंगू है? वैसे इसको डेंगे प्रोनाउंस करते हैं, डेंगू फीवर या डेंगे बुखार लिख लो, ठीक है। हिंदी में डेंगू लिखा जाता है, डेंगू बुखार। किसको डेंगू है? इसी को बोलते हैं ब्रेकबोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। हाँ भाई, जिसको हुआ होगा उसको पता है, हड्डियां तोड़ देती है ये बुखार, तो है ना, बेड से खड़ा ही नहीं होने देती है 4-5 दिन तक। तो इसी डेंगे फीवर का दूसरा नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डियों के अंदर बुखार चला जाता है भैया, हड्डियां टूट जाती हैं इसके अंदर। तो आइए बात समझ में, चलो फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे हुआ है, हाँ बहुत कॉमन है बेटा, है ना। तो सुनिए जरा, सबसे पहला डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू वायरस का पैथोजन कौन है, रोगजनक कौन है? तो वायरस होगा बच्चों। अब कौन सा वायरस? तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक नाम याद रखना है अर्बो और दूसरा नाम याद रखना है आपको फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस और दूसरा नाम रखना है, याद रखना है अर्बो वायरस। ये दो प्रजाति के वायरस हैं, ये इसके जीनस का नाम है, वैसे आपको बता दूं, ठीक है। मैम एचआईवी एड्स जड़ से खत्म क्यों नहीं होती? रुकिए बताएंगे आपको, आगे आगे बताएंगे, ठीक है। अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस, ये वायरस है बच्चों। ये वायरस अगर आपके शरीर के अंदर आ गए तो बच्चों क्या करता है? आपको डेंगू करता है। अब ये डायरेक्ट नहीं आते आपके बॉडी में, ये वेक्टर के थ्रू आते हैं। अब वेक्टर कौन है? एक मच्छर है। इस डेंगू का वाहक कौन है? एक मच्छर है। कौन से मच्छर है? लिखो, फीमेल एडीज इजेप्टाई। फीमेल एडीज इजेप्टाई, ये मच्छर है। लिखो, मादा एडीज इजेप्टी मच्छर, मादा एडीज इजेप्टी मच्छर। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, सुनो। जब भी आपको कोई मच्छर काट के आपका खून पी रहा है, वो हमेशा और हमेशा फीमेल मॉस्किटो है। जो मेल मच्छर होता है वो बेचारा बहुत सीधा होता है, वो कभी नहीं काटता, वो कभी हमारा खून नहीं पीता है। पहले मुझे बताओ कि मच्छर हमें क्यों काटता है? मच्छर काटता है तो क्या पीता है? खून पीता है ना, खून पीता है। अब मच्छर खून क्यों पीता है? क्योंकि हमारे खून में ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब कुछ है, वो खाना है मच्छर का। तो खून पीता है क्योंकि हमारे खून में ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब कुछ होते हैं, तो खाना मिल जाता है। अब फीमेल मॉस्किटो हमेशा और हमेशा हमें काटती है, हमारा खून पीती है। मेल मच्छर नहीं काटता, ना के बराबर काटता है कभी। तो मैम इसका मतलब जो मेल मच्छर है वो खाना कहां से लेता है? मान लिया कि जो मादा मच्छर है वो हमारे खून से खाना लेती है। तो फीमेल मच्छर जो मेल मच्छर बहुत सीधा होता है। कचरे के डिब्बे, कचरे का डिब्बा है, कचरा पड़ा है उसमें, घर से निकला हुआ किचन में से फल फ्रूट के छिलके पड़े हैं, सड़न गला कचरे के डिब्बे के अंदर, उसके बाहर भिनना के उससे खाना ले लेगा। फूलों के ऊपर बैठेगा, फूलों से एक लिक्विड निकलता है, उसको पी लेगा, उससे अपना खाना पीना ले लेगा। कीचड़ वीचड़ में गंदगी में रहते हैं वो मेल मच्छर होते हैं। और जो फीमेल मच्छर होती है वो क्या होती है बेटा? वो हमेशा खून पीती है। और पता है सबसे ज्यादा कब पीती है वो? जब फीमेल मच्छर प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होती है क्योंकि प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में बच्चा है, बच्चा है तो अपना भी खाना खाना है, बच्चे को भी खाना खिलाना है। तो उस समय वो खून की प्यासी ज्यादा हो जाती है। तो जब कोई मच्छर बार बार भिनभिना रहा है कान के पास, है ना आपके, और बार बार आके आपको काट रहा है, इसका मतलब वो बेचारी बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट मॉस्किटो है ना, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है किसकी? खून की आपकी। तो थोड़ा बहुत पी लेने दो, है ना। तो बच्चों जैसे ही आपको फीमेल एडिस इजेप्टाई नाम के मच्छर ने काटा, काटते ही इसने खून पिया, तो आपके खून के अंदर क्या छोड़ गई? ये छोड़ गई भैया एक वायरस। आपके खून के अंदर कौन सा वायरस छोड़ गई? ये वाला वायरस। ये वायरस क्या करेगा? बुखार करेगा। कौन सी बुखार? आप क्या बताओगे बेटा? डेंगू फीवर करेगा। हाँ, मेल मॉस्किटो नहीं काटते बेटा, मैंने कहा ना, मादा मच्छर का जो होते हैं वो मेनली काटते हैं, हमारा खून पीते हैं। और सबसे ज्यादा वो तब काटती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। उस समय उसे अपने बच्चे को भी खून पिलाना होता है, तो उस समय ज्यादा काटती है वो। खून क्यों पीती है? क्योंकि हमारे खून में किस चीज की कमी है भैया? हमारे खून में सब कुछ है जो किसी को भी जिंदा रख सकता है ना। तो हमारे खून में सब कुछ है, तो मच्छर काट लेता है। अब आपको मेल मॉस्किटो कहां से खाना लेते हैं? बताया ना, कीचड़ वीचड़ से, कचरा पड़ा है उसके अंदर, बहुत सारी हमारे घरों से किचन से कचरा निकलता है, उसमें क्या कितना सारी चीजें होती है। फलों के हम छिलके डालते हैं, सब्जियों के छिलके डालते हैं, घर से जो खाना वेस्ट होता है वो वाला डालते हैं, पनीर चीजें डालते हैं, ले लेते हैं, है ना, ठीक है। अब क्या होगा? पहले मैं आपको ये मच्छर दिखाती हूँ होता कैसा है। अरे यार फोटो नहीं लगी क्या इस मच्छर की? ये रहा, ये रहा, ये है बेटा डेंगू वाला मच्छर ऐसा। अब जैसे ही इसने काटा, आपका खून पिया, खून में फ्लेवी वायरस क्या छोड़ गया? वायरस छोड़ गया, ठीक है। तो अब ये वायरस क्या करेगा? तो भाई वायरस का काम क्या होता है? वायरस सबसे पहले सर्दी जुकाम बुखार करता है। कोई भी वायरस आता है तो सर्दी जुकाम बुखार होता है आपको। अब क्या क्या होगा देखो, हीट का मतलब बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, बहुत तेज बुखार आ जाएगा, ठीक है। आंखें लाल हो जाएंगी बच्चों, उल्टी आएगी आपको, और बहुत ज्यादा थकान रहेगी, पेन इन द बोन्स, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होगा, बेड से उठ नहीं पाओगे, उठोगे तो वापस गिर जाओगे, ऐसा लगेगा। गला लाल हो जाएगा एकदम, जीभ भी लाल हो जाती है, बहुत तेज बुखार आ जाती है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आती है। जब हड्डियों में दर्द होता है बेटा नींद गायब हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ बहुत ज्यादा आलसीपन आ जाता है, उठ नहीं पाते हो, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर थकान रहती है, और आपकी हार्ट बीट बहुत तेज तेज चलती है। हार्ट बीट आपकी बहुत तेज तेज चलना शुरू हो जाती है। तो अगर ये सिम्टम आपको लग रहा है हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहा हूं, बुखार है, साथ में बहुत थकान हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत तेज फीवर है, और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट, कौन सा ब्लड टेस्ट करता है? सीबीसी, काउंट ब्लड सेल्स, सीबीसी, इसका मतलब होता है काउंट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को काउंट करता है, और इसकी रिपोर्ट जब अगले दिन आती है तो डॉक्टर कहता है, ओ भैया आप में तो ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। आप कहोगे हैं डॉक्टर क्यों हो गई ब्लड प्लेटलेट्स कम? तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब आपको डेंगू था पिछले 5-7 दिन से, और डेंगू में जो आपका वायरस था ना, ये मच्छर क्या कर रहा था? आपके खून में आ रहा था, और खून में होती है ब्लड प्लेटलेट्स, उनको खा रहा था। तो आपके शरीर के अंदर रक्त बिंबाणु कोशिकाओं की कमी हो जाती है बच्चों, रक्त बिंबाणु कोशिका की कमी हो जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीज कर देता है ये वायरस, खा जाता है उन्हें, मार देता है, खा जाता है उनसे इसको। अब डॉक्टर कहेगा देखिए आपकी प्लेटलेट्स तो बहुत कम हो गई है, 60,000 आ गई, 50,000 आ गई, 40,000 हो गई है। तो अगर थोड़ी बहुत कम हुई तो डॉक्टर बोलता है बकरी का दूध पियो, पपीते के पत्तों का जूस निकाल के पियो, पपीते के छिलके का जूस निकाल के पियो, है ना, कीवी खाओ, ये सब आप फ्रूट खाओ, बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है डेंगू वाले पेशेंट के लिए। अब अगर आपने ये सब नहीं किया, बहुत ज्यादा कमी हो गई आपके अंदर, तो डॉक्टर कहेगा भैया जल्दी से प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका खून पतला हो जाएगा, और मतलब इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स आपके खून को गाढ़ा रखने का काम करती हैं, ठीक है, खून को गाढ़ा रखती हैं। तो अगर आपने क्या कर दिया, ये प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाई, तो आपके बॉडी में खून तो एकदम बिल्कुल थिन हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, और जिससे इंटरनली कहीं ब्लीडिंग, नाक वाक से खून, खून की उल्टी तक आ सकती है आपको, है ना। हाँ, इसका मतलब कंप्लीट ब्लड सेल्स होता है बेटा, काउंट ब्लड सेल्स, कंप्लीट ब्लड काउंट सेल्स होते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, ये आपको याद रखना है। तो अगर बहुत कम आ गई प्लेटलेट्स का काउंट, तो डॉक्टर क्या करता है? प्लेटलेट्स चढ़ाने को बोलता है बेटा आपको। डॉक्टर बेटा दोनों ही फुल फॉर्म सही है, कौन है ये नाम मुझे नहीं पता है। इसको कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट सेल्स भी बोलते हैं। ब्लड का मतलब क्या? सेल्स को काउंट करना, ब्लड के अंदर क्या होता है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? डेंगू का वायरस का नाम बताओ, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। डेंगू वाले वायरस का वेक्टर बताओ, तो ये डेंगू वाले वायरस में क्या होता है? बुखार आना, हड्डियों में बुखार आना, ये सब आप बोल दोगे, है ना। अब ये बताना मेन लक्षण क्या होता है? डेंगू के समय ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। जैसे मलेरिया के समय आरबीसी का काउंट कम होता है, वैसे डेंगू के समय प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, ये याद रखना। तो ये पहला बुखार जिसको डेंगू फीवर कहते हैं, ये सारे लक्षण और कुछ ऐसा, ये फीमेल एडिस इजेप्टाई नाम का मच्छर होता है जो काटता है। मैम बचे कैसे? भाई मच्छरों से बचना पड़ेगा। जब मच्छर ज्यादा होते हैं, जिस समय मच्छरों का रिप्रोडक्शन वाला स्टेज होता है, उस समय मच्छर बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो उस समय आप मच्छरों से बच के रहिए, मच्छरदानी लगाइए अपने घर में, और ये जो मोर्टिन वोर्टिन आती है चला के रखिए, मच्छरों से बच के रहिए, और क्या है बस। चल अगला नेक्स्ट 2 नंबर पे जो आता है बीमारी, उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हिंदी में बोलते हैं चेचक रोग।
खुशी की बात यह है कि अब ये स्मॉल पॉक्स नहीं है, ये कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है। इरेडिकेट का मतलब होता है बच्चा, कोई बीमारी किसी समय थी, लेकिन बाद में सारे लोगों को वैक्सीन लगा के उस बीमारी के बारे में जागरूक किया गया और उस वैक्सीनेशन से वो बीमारी बिल्कुल जड़ों से खत्म कर दी। उसको इरेडिकेट डिजीज कहते हैं। पूरे के पूरे विश्व के अंदर अब स्मॉल पॉक्स नहीं है। ठीक है, अब सुनो स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स के पैथोजन का नाम क्या है, रोग जनक का नाम क्या है, वायरस है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, एक वायरस से होता है। कौन सा वायरस करता है, वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस बच्चों, वेरियोला वायरस। एक और होता है वेरिसेला वायरस, वो करता है चिकन पॉक्स। ठीक है, वेरियोला वायरस हिंदी में सेम नाम है, वेरियोला विषाणु हो जाएगा ये। अब ये वायरस कहां था, इसका वेक्टर क्या है बच्चों, ये तो हवा से फैल रहा था। यानी कि ऐसा इंसान जिसको ये था, अगर आप उसके आसपास भटक गए, अगर आपने उसका जूठा पानी पी लिया, आपने उसका जूठा खाना खा लिया, आपने उसे हाथ मिला लिया, उसके कपड़े पहन लिए, उसके आसपास बैठ गए, तो बेटा एयर, उसके आसपास वाली जो हवा थी और उस हवा में क्या थी, ड्रॉपलेट्स, उसने छींक दिया, खांस दिया, तो आपके शरीर के अंदर भी ये वायरस घुस जाता था। देखा होगा, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो अगले 10 दिन के अंदर चारों बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता था, स्मॉल पॉक्स हो जाता था। दोनों हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। हाईली कम्युनिकेबल का मतलब बेटा, एक घर में 4 बच्चे हैं तो एक को हुआ है तो होगा ही होगा चारों को, इसे बोलते हैं हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। पूरे गांव का गांव बीमार हो जाता था। गांव में अगर एक बंदा शहर गया, शहर से क्या लिया, स्मॉल पॉक्स ले आया, तो अगले 1 महीने के अंदर पूरा गांव जो है वो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट बन जाता था। ये अत्यधिक संक्रामक रोग है बेटा, बहुत खतरनाक डिजीज। आप सबको हुआ होगा बचपन में, हुआ है? हाँ बचपन में, हाँ हुआ है, सबको हुआ है, एक बार सबको होता था, उसके बाद तो हमारे अंदर इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी बन जाती थी। ठीक है, अब क्या होता है स्मॉल पॉक्स में, पहले देखो आप होता क्या है। स्मॉल पॉक्स में क्या होता था, ये देखो बच्चों, ऐसा होता था स्मॉल पॉक्स। बेटा अब नहीं हो सकता आपको, अगर अभी आपको हुआ है ना तो वो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स नहीं हुआ है डेडिकेट। चिकन पॉक्स अभी भी होता है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है कभी भी। ठीक है, याद रखना। तो ये ऐसे स्किन के ऊपर ऐसे ब्लिस्टर पड़ते थे। देखो वायरस आया है तो बच्चा क्या होगा, अगर वायरस आया है तो आपको बुखार आएगी, सर में दर्द होगा, हड्डियां टूटेंगी, हाथ पांव टूटेंगे, जोड़ों में दर्द होगा, ये तो कोई वायरस आता है तो करता ही करता है। अब उसके साथ स्किन के ऊपर ऐसे दाने पड़ जाते थे ऐसे, और इनमें इतनी खुजली आती थी, ऐसे सारा दिन नाखून मार मार के खुजलाते रहते थे, है ना। और उसके बाद जैसे ही खुजलाते तो ये ब्लिस्टर्स, ये छाले जो स्किन के ऊपर थे, ये फट जाते थे, और फटने से इनसे मवाद पस निकलता था और बाद में खून निकलता था। इसे कहते थे स्मॉल पॉक्स। पूरी बॉडी पे होते थे ऐसे दाने से दाने से दाने से, पूरे शरीर की त्वचा के ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते थे। ये ब्लिस्टर्स फटते थे, पहले फूलते थे, फिर फटते थे, और फटने से क्या होता था बेटा, इनके अंदर से पस मवाद निकलता था और बाद में खून निकलता था। एक तरीके से खून भी खड़ा हो जाता था बॉडी के अंदर, है ना। ऐसा हो जाता था बच्चों स्मॉल पॉक्स के अंदर, राइट। ये स्मॉल पॉक्स था। लेकिन भला हो इस भले मानस का, इनका नाम है एडवर्ड जेनर। इनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर। अब सिम्पटम्स लिखने की जरूरत नहीं है इस बीमारी की, लिखवा दिए, लिख लेना। स्किन के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, बुखार आना, सर्दी आना, वायरस आता है तो बुखार, सर्दी, पांव में दर्द, हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, ये सब तो होता ही होता है। 1796 से 1798 वो समय था बच्चों, जिस समय भले मानस ने क्या किया था, इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना दिया था, और इनका नाम क्या था, एडवर्ड जेनर। और 1796 से 1798 था। जब आपके एग्जाम में आता है तो 96 ऑप्शन होता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले पहला वैक्सीन बनाया, फर्स्ट वैक्सीन बनाया। पूरे संसार का जो प्रथम टीका बनाया वो किसने बनाया था, वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और इन्होंने बताया पूरे विश्व को कि हम टीके लगा लगा के बीमारियों से बच सकते हैं, हम टीके लगा लगा के बीमारियों से बच सकते हैं। और इन्होंने पहला वैक्सीन लगाया, ऐसे फर्स्ट वैक्सीन बनाया। और पता है इन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का बनाया था। इन्होंने पहला वैक्सीन किसके लिए बनाया था, स्मॉल पॉक्स के लिए। लेकिन मैं थोड़ी सी इनकी रिसर्च के बारे में आपको बताऊं तो एक्चुअली ये स्मॉल पॉक्स पे रिसर्च नहीं कर रहे थे। इसी टाइम पे गायों के अंदर, गाय काउस जो गाय होती है उनके अंदर भी स्मॉल पॉक्स हो रहा था, उसको काउ पॉक्स बोल रहे थे। तो ये रिसर्च कर रहे थे काउ पॉक्स के ऊपर कि गाय इतनी सारी क्यों मर रही है, इनके अंदर ऐसे स्किन के ऊपर ऐसे गांठ से बन के फटके और कैसे इनकी डेथ हो रही है। तो जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने जो गाय काउ पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया, इन्होंने कहा क्यों ना मैं इंसानों पे ट्राई करूं, देखता हूं कि इफेक्टिव है कि नहीं है। और जब इन्होंने काउ पॉक्स को ऐसे पेशेंट के अंदर लगाया जिसको स्मॉल पॉक्स था, तो इन्होंने देखा अरे वाह ये तो इफेक्टिव है, ये तो इंसान बच गया इस बीमारी से। और बाद में ऐसे इंसान में लगाया जिसमें स्मॉल पॉक्स था ही नहीं, और देखा उसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं है। इसलिए एग्जाम में आता है कि पहला वैक्सीन कौन सा बनाया था, स्मॉल पॉक्स का बनाया था। एक्चुअली बना वो काउ पॉक्स के लिए था। ठीक है, गायों के लिए बना था, गायों में पॉक्स होता था उसके लिए, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए वो इफेक्टिव था। और किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक है भैया ये। इन्होंने आज जो आप टीके लगवाते हो ना हर एक बीमारी से बचने के लिए, एक छोटे बच्चे को 2.5 साल तक हर 2-3 महीने पे इंजेक्शन लगते हैं। मेरा बेटा अभी 15 महीने का होने वाला है, देखो ना, जन्म के साथ 2-3 वैक्सीन लगे, उसके बाद हर महीने, फिर 3 महीने में, फिर 9 में, फिर 12 पे लगवाया था, अब 15 पे वापस लगेगा उसको वैक्सीन, फिर 18 पे लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, फिर 2.5 साल पे लगेगा, फिर 5 साल बाद लगता है। तो ये जो इतने सारे टीके हैं ना बेटा, इन टीकाकरण के बारे में बताने वाले यही साइंटिस्ट हैं, तो इनको टीकाकरण के जनक बोलते हैं, पिता बोलते हैं। और फिर ये बीमारी इतनी फैली ना, मतलब 1980 के जमाने में बहुत ज्यादा फैली, तो इसका मास लेवल पे क्या किया गया था, वैक्सीनेशन, और फिर इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया गया। तो अब इंडिया भी स्मॉल पॉक्स फ्री है, अब नहीं होता है, हम सबको स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस से होता है, कैसे फैल सकता है। तो बच्चों ये तो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसने छींक दिया, खांस दिया, उसके कमरे में भी आप चले गए, उसके रूम में आप चले गए, तो उसकी हवा जो कमरे की हवा है उसमें भी ये वायरस घूम रहे होते हैं, तो आपको हो जाता है ना। और ये बहुत ज्यादा संक्रामक रोग है, और इसके लिए वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने। इसलिए एडवर्ड जेनर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, टीकाकरण के जनक कहते हैं इनको। मैम होता कैसे, बेटा ऐसे ही होता है। अभी कह रहे कि मैं पहले इंसान को कैसे हुआ, मैंने कहा ना काउ पॉक्स हुआ था, वो गाय के कांटेक्ट में गया होगा, उसको हो गया, उसको हो गया। ये लो चलो, मैं, मेरी मम्मी आशा वर्कर है, वैक्सीन भी चाइल्ड के लगवाती है, अच्छा वो लगाती होंगी, ठीक है, हो गया चल। अब बच्चों ऐसा ही मिलता जुलता एक बीमारी है जो भी खत्म नहीं हुआ है, जो हो जाता है कभी कभी, उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, आइए तीसरा लिख लो, दो होगी ना, तीसरा लिख लो चिकन पॉक्स। हाँ स्मॉल पॉक्स नहीं है बेटा, किसी भी कंट्री में नहीं है। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता। हाँ ये छोटी माता आज भी है बच्चों, ये आज भी है। जैसे एक बच्चा लिखा ना मुझे 1 महीने पहले हुआ, बेटा तुम्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ होगा, तो चिकन पॉक्स हुआ होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। बताते हैं आपको क्या होता है। इसका पैथोजन कौन है, इसको भी एक वायरस जन्म देता है। अब कौन सा वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा वायरस, आपको नाम इनके याद करने पड़ेंगे, मैम कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। वेरिसेला जोस्टर वायरस वो वेरियोला वायरस है। ठीक है, ये वेरिसेला है, आप ऐसे याद कर लो। चिकन पॉक्स में सी आता है तो बेटा यहाँ पे सी आएगा, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस बन जाएगा। स्मॉल पॉक्स में सी नहीं आता तो वो वेरियोला वायरस बन जाता है। वेक्टर तो ये भी हवा में, अगर किसी इंसान को छोटी माता आई है, उसके बगल में चले गए, उसका जूठा खाना खा लिया, सेम लिख लेना ये। और ये भी हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी कैसे होती है, अगर आपने उसका जूठा पानी पी लिया, उसके जूठे बर्तनों में खाना खा लिया, उसके साथ खाना खा लिया, उसे हाथ मिला लिया, उसके कमरे में चले गए बिना मास्क वास्क लगाए, है ना, उसने आप पे छींक दिया, खांस दिया, तो बेटा इन सबसे क्या हो जाता है, आपको चिकन पॉक्स हो जाता है। गांव में जब माता निकलती है तो उसको कमरे में अलग छोड़ देते हैं, उसके पास ही नहीं जाते हैं, है ना। तो अब इसमें होता क्या है, ये भी सेम है, बुखार आएगी, उल्टी आएगी, सब आएगा, देखो ऐसे। लेकिन बच्चों सुनो, इसमें खून की कमी कर देता है ये वायरस।
स्मॉल बॉक्स में खून की कमी नहीं होती है। और देखो इस पे कैसे दाने पड़ते हैं, ये दाना दिख रहा है आपको, ऐसा दाना पड़ता है, ऐसा ऐसा। पहले खुजली होगी बहुत ज्यादा, स्किन के ऊपर से लाल लाल धब्बे हो जाएंगे। स्मॉल बॉक्स में तो सफेद बस भरे हुए धब्बे होते हैं, और चिकन बॉक्स में लाल कलर के धब्बे हो जाते हैं। ऐसा लगेगा चींटी ने काट दिया, वो चींटी नहीं काटती है, ऐसे एक होगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे डिस्टेंस पे आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारे लाल लाल से धब्बे होंगे, बहुत खुजलाओगे, ऐसे खुजलाते रहोगे खुजलाते रहोगे। और जो स्मॉल पॉक्स था ना वो फेस से शुरू होता था। हाँ, स्मॉल पॉक्स सबसे पहले फेस पे होता था, और फेस पे सफेद कलर के पस से भरे हुए छाले पड़ते थे, उसको स्मॉल पॉक्स बोलते थे। उसके धब्बे बहुत सालों के बाद जाते थे, 4-5 साल लगते थे, तब जाके स्मॉल पॉक्स के धब्बे जाते थे फेस वगैरह से ना। चिकन पॉक्स हाथों पांव से शुरू होता है, हाथ और पांव में ऐसे लाल कलर के धब्बे से पड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे पड़ते हैं बेटा, ऐसे। जबकि स्मॉल पॉक्स में व्हाइट पड़ते हैं, ये देखो ना, हाथ पांव से शुरू होकर फिर आपके चेस्ट वाले एरिया में ऐसे खुजली हो जाती है, बहुत भयंकर वाली, बहुत भयंकर वाली खुजली होती है। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है अरे भैया आपको तो माता आई है, देखो ऐसे ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे हाथ पांव से शुरू होकर। फेस पे कभी कभी नहीं भी होते हैं छोटी माता में, याद रखना, फेस पे ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन स्मॉल पॉक्स फेस से शुरू होता था बेटा, ठीक है। तो ऐसा ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस है। और स्मॉल पॉक्स के अंदर खून की कमी नहीं होती थी लगभग, लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर आप बताओगे इसमें ब्लड की कमी हो जाती है इंसान के अंदर। इसमें क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी को बोलते हैं अनीमिया बच्चों, ये बीमारी के अंदर खून की कमी हो जाती है, ये याद रखना। पूछे ना कौन से, अगर आपसे पूछे कौन सा पॉक्स है तो इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया स्मॉल पॉक्स। लेकिन चिकन पॉक्स आज भी है, आज भी गांव में माता आती है बच्चों के अंदर, बोलते हैं ना गांव में तो झाड़ा वाड़ा लगा देते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। मैं माता नाम की पड़े गांव में बोल देते हैं माता आई है। पिछले गांव में तो अलग अलग तरीके के फिलोसफी बनाए रहते हैं, पिछले जन्मों का कुछ पाप है जिनका आपने भरपाई नहीं करी, तो इस समय हो रहे हैं गांव में। फिर बाबाओं के पास जाते हैं, झाड़े लगवाते हैं। झाड़ू वालों से क्या होगा भैया, झाड़े वायरस पे क्या करेंगे, तुम खुद सोच के देखो। वायरस जो भैया एक चुटकी में दुनिया खत्म कर सकता है, उसके ऊपर इन बाबाओं का झाड़े का असर होगा क्या? नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर स्किन के ऊपर लगाने की दवाइयां देता है, ऑइंटमेंट देता है, जिससे आपकी खुजली बुजली खत्म हो जाती है, और ऐसी दवाइयां देता है जिससे आपके बॉडी में इम्यूनिटी बनती है ना, एंटीबायोटिक्स बना दी जाती है ना। तो ये याद रखना। तो ये होता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस। चलिए बाबा बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे हम पोलियो। पोलियो 4 नंबर पे पोलियो। देखो अब आप में से बहुत सारे बच्चे आएंगे, आप सबने पोलियो की दवा पी होगी, है ना, पी होगी ना। छोटे हम थे तो हमारे घरों के बाहर एक नर्स आती थी, घर में पोलियो की दवाई पिला के जाती थी। तो बच्चों अब आप कहोगे इंडिया में पोलियो नहीं है, देखो ऑन डॉक्यूमेंटेशन इंडिया इज पोलियो फ्री। लेकिन मैं बता दूं हर साल नए नए केसेस पोलियो के अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया था कि पोलियो फ्री इंडिया हो चुका था 2015-16 में। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट, उसके बाद भी जन्मे हुए बच्चों के अंदर पोलियो हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए इंडिया इज अ पोलियो फ्री कंट्री, लेकिन पोलियो आज भी है बेटा इंडिया में, है ना। 2015 के बाद भी पोलियो के पेशेंट मिले हैं, ऐसा नहीं है। और हम सबने तो बचपन में पोलियो की दवाई पी है ना। मैं हर्पीस के बारे में बताऊं तो रुक जा, अभी कहां आगे चल रहा है। पोलियो पहले आओ, पोलियो किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है भैया, बात समझ। जो ये 90s के जमाने के बच्चे हैं ना, ये बहुत वायरस वाली बीमारी में, हाँ 90s के जमाने से 2005 तक बहुत सारे वायरस आए थे, बहुत आतंक मचाते थे, स्पेशली गांव में बहुत ज्यादा आतंक मचाते थे। बिकॉज गांव के लोग उस समय इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे इन चीजों के लिए, और वो उस समय मतलब ये इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते थे। उनको लगता था ये इंजेक्शन नसबंदी का लग रहा है ना। गांव में तो फैल जाती थी, जैसे कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, तो गांव में देखो कितने सारे गांव के लोग डर रहे थे कि तो मोदी जी ने नसबंदी का इंजेक्शन पिला रहे हैं, ये वैक्सीन नहीं लगाना है, इससे नसबंदी हो जाती है। आज भी बहुत सारे लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया था ना उस समय। तो ऐसे उस समय तो बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी थी, तो गांव के लोग पोलियो नहीं पिलाते, पोलियो दवाई नहीं पिलाते, पोलियो दवाई कुछ नहीं होगा हम लोगों को ऐसे करके, है ना। तो सुनो, इसका पैथोजन पोलियो वायरस ही होता है। पोलियो वाले वायरस का कोई अलग नाम नहीं रखा गया, अच्छी बात है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसको पोलियो वायरस ही कहते हैं, ठीक है। ये किससे होता है, इसका वेक्टर क्या है, पोलियो वायरस का वाहक क्या है। तो वही बेटा पोलियो वायरस एयर ड्रॉपलेट से फैल सकता है। अब एयर ड्रॉपलेट का मतलब ये समझना, जो बीमारी हवा के अंदर से फैल जाए ना, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो पानी से, खाने से, सबसे फैल सकता है वो, आगे से आगे। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज है ना। लेकिन पोलियो जो है इसके लिए दवा बना दी गई थी, इसके लिए दवा आ गई थी। अब पोलियो के लिए पहले बच्चों इंजेक्शन लगते थे, आईपीवी। आईपीवी का फुल फॉर्म था इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पहले पोलियो के लिए वैक्सीन लगता था बेटा। हाँ, फिर अपने जमाने में तो आ गया था, क्या आ गया था अपने जमाने में, तो ओपीवी, 2 बूंद जिंदगी की है ना। ओपीवी को बोलते थे ऑरल पोलियो वैक्सीन, जो ऑरली पिलाई गई थी, जो मुंह से पिलाई गई थी ना, 2 बूंद जिंदगी की जिसको बोलते थे। अब एग्जाम में आता है ये पोलियो का टीका है, ये आईपीवी नाम का पोलियो से बचने के लिए टीका लगता था, वैक्सीन लगता था, और ये आपकी वो 2 बूंद जिंदगी की थी पोलियो वाली दवा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है दवा किसने बनाई है, ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की, और ये किसने बनाई। तो जो आईपीवी है ना बेटा, ये बनाई गई थी जोनास सॉल्क द्वारा। जोनास सॉल्क वो महान वैज्ञानिक, महान ही बोलेंगे भैया, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचा दिया। और ये जो बनाया था ओपीवी, ये बनाया था अल्बर्ट सेबिन ने। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं बेटा। अल्बर्ट सेबिन ने क्या बनाया था, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की दवा, और जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका बनाया था, ठीक है। ये याद रखना आप, ये आईपीवी, ये ओपीवी। अब मैं पोलियो वाला वायरस अगर किसी को आ जाता है तो क्या होता है, देखो सर्दी जुकाम बुखार तो नॉर्मल है भैया, तो होता ही होता है पोलियो में। अब देखो क्या होता है पोलियो में, बुखार हो जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, बिकॉज पोलियो वाला वायरस जो है लंग्स तक पहुंच जाता है। इसके साथ देखो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन ऐसे हो जाती है, मुड़ जाती है गर्दन, ऐसे ऐसे रह जाएगी, ऐसे रह जाएगी। इसके साथ कहीं पर भी हड्डियों के अंदर मोड़ आ जाता है, बैंड आ जाता है, हड्डियों के अंदर बैंड आ जाता है। अगर पांव की हड्डी में बैंड आया तो पांव ऐसा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। हाथ में आया तो हाथ ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे भी हो सकता है पोलियो वाले में। दोनों पांव को पोलियो मार गया तो भैया ये दोनों पांव ऐसे पतले हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ऐसे टेढ़े हो जाएंगे पांव। देखिए आपने पोलियो के पेशेंट आज भी बहुत है ना। हाथ मुड़ जाएगा किसी किसी का, तो ऐसे ऐसे हाथ सीधा होगा एकदम, मैं नीचे से कैसे दिखाऊं कैमरा, लेकिन ऐसे हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, किसी का ऐसे मुड़ जाता है हाथ, है ना। तो ऐसे हो जाता है बच्चों। तो ये पोलियो के अंदर जो वायरस जब आता है तो ये हमारी हड्डियों के अंदर बैंड पैदा कर देता है, और मेनली हाथ और पांव की हड्डियों में बैंड पैदा कर देता है। बाद में क्या किया गया, इस पोलियो से बचाने के लिए भैया 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई, और अब आप देख रहे हैं ना के बराबर पोलियो है, लेकिन पोलियो फ्री नहीं है इंडिया, दिखाने के लिए पोलियो फ्री है। हर साल 24 अक्टूबर ना पोलियो डे, एक बार कंफर्म कर लेना, 24 अक्टूबर पोलियो डे हम मनाते हैं। इस दिन लोगों को पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। आई थिंक 24 अक्टूबर, आप एक बार फिर भी कंफर्म चेक कर लेना, ठीक है। मैं मेरी फ्रेंड को पोलियो है, हाँ आज भी मैंने कहा मेरी मामा को, देखो अपनी क्लास में कितने सारे कमेंट आने लगे, है ना, ठीक है। तो ये पोलियो के बारे में, पोलियो से क्वेश्चन आता है तो इन दो से आता है बेटा, इन दो से, इनकी खोज के बारे में आता है। आईपीवी वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन किसने खोज की थी। बाकी करंट अफेयर में आप पढ़ते हो, पोलियो डे, टाइफाइड डे है ना, हीमोफीलिया डे, सब तो करंट अफेयर में पढ़ते होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं 5वीं बीमारी, रेबीज। आजकल बहुत चल रहा है भैया रेबीज, है ना, बहुत लोग मर रहे हैं आजकल रेबीज से। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेबीज के बारे में, लेकिन अभी समय हो गया, मुझे लग रहा है कल ही पढ़ना पड़ेगा, कल हमारी वायरस डिजीज खत्म हो जाएंगी। एचआईवी एड्स बहुत टाइम खाएगा अपना, है ना। पैरालिसिस अलग होता है, पोलियो अलग होता है बेटा। बेटा पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा। लकवा कोई वायरस की वजह से नहीं होता है। लकवे में तो आपके किसी भी ऑर्गन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन के पास, तो जब न्यूरॉन्स खराब हो गए तो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचता है, तो उस हिस्से में सूनापन आ जाता है, वो हिस्सा मुड़ जाता है, उसे पैरालिसिस होना कहते हैं, उसे लकवा होना कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। मैम आप 31 जुलाई को दिल्ली जाएंगी, हाँ बेटा अभी तो प्लान यही है, जाएंगे, सारे टीचर्स मिल रहे हैं ना 31 जुलाई को, ओके। तो ये रेबीज के बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ कुत्ते के काटने से आज कितने मर रहे हैं, एमपी में 9 साल की लड़की रेबीज से मर गई थी, और एक मैंने बताया था ना कोई पता नहीं मेरठ का था या हरियाणा का, कोई एक कबड्डी का प्लेयर था, उसने एक पिल्ले को बचाया, उसी पिल्ले ने उसको काट लिया और वो मर गया, है ना। बहुत खतरनाक होता है, किसी को रेबीज उसको जंजीरों से बांधना पड़ता है, कुत्ते जैसे लक्षण आ जाते हैं उसके अंदर, हाँ कुत्ते जैसे लक्षण आ जाते हैं बेटा।
रेबीज होने पे कोई बचाव नहीं है। अगर आपने सही समय पे इंजेक्शन नहीं लगवाया तो रेबीज इंसान को खत्म कर देता है। चल, एचआईवी एड्स पढ़ाएंगे ना बेटा, एचआईवी एड्स तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो बोला आपको, कल भी बोला था, लास्ट क्लास में बोला था कि एचआईवी एड्स पे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसके तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं उससे।